वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, ये जो एक्ट है आपका पॉक्सो, बहुत ही छोटा एक्ट है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं। पढ़ाने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि जो इन्होंने सिर्फ पनिशमेंट वाला प्रोविजन डाल रखा है। जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉक्सो है वो आप मेंस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपको मेंस में ही पढ़ाऊंगा रेस्ट ऑफ द प्रोविजन, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें एक बार तो मैं आपको सिलेबस में भी दिखा देता हूँ। आपके पास सिलेबस होगा तो सिलेबस को प्लीज उसका प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर कहीं लिख के रखिए, या फिर अपने बैरक के स्टार्टिंग में जो कंटेंट्स होते हैं ना सर, कंटेंट्स के स्टार्टिंग में यहाँ पर टिक कर दीजिए। जैसे आप बैरक निकालेंगे तो यहाँ पर कंटेंट्स आएंगे, देख रहे हैं कंटेंट्स कि भाई सेक्शन 1 2 3 4, यहीं पर टिक करके रखिए कि प्रीलिम्स में सिर्फ इतना ही सिलेबस है, मेंस में इतना सिलेबस है। उससे आपको भी एक क्लियरिटी रहेगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है ना सर। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर इसके अपार्ट कुछ पढ़ के जाएं, कुछ नहीं आए कुछ आ जाए। तो देखो यार, 90% तो सिलेबस इसी से आया था, और जितना इन्होंने दिया हुआ है उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अननेसेसरी आप ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रीलिम्स निकालना है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। हमें प्रीलिम्स निकालना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये जो सिलेबस है ये 19 जून को अपडेट हुआ है। दिस हैज़ बीन अपडेटेड ऑन 19 जून। ये 19 जून को ही नया सिलेबस आया, मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर प्रीलिम्स इन द होम डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन, ठीक है सर। गृह विभाग के अंदर ये पोस्ट आती है, होम डिपार्टमेंट में आती है। अगर आप इसको निकाल के देखेंगे, इफ यू लुक केयरफुली, तो अभी हमने जो एक्ट किया है दैट इज विद रेस्पेक्ट टू पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, सेक्शन 1 2 और 3 से 12, सिर्फ इतना ही इसका पार्ट है सर। तो इतना पार्ट ऑलरेडी हमने बता दिया है। कल मैंने इसके नोट्स आपको फॉरवर्ड किए थे, आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे जो मैंने नोट्स इसके भेजे थे विद रेस्पेक्ट टू पॉक्सो। या दिस इंग्लिश मीडियम एंड दैट वाज फॉर हिंदी। या तो पॉक्सो के नोट्स मैंने कल भेज दिए थे आप लोगों को, तो उसको एक बार अगर आप देखेंगे तो हर वो चीज़ जो कल मैंने क्लास में डिस्कस करी थी, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी मैंने वही डाली है। मैंने बाकी जो इधर उधर की इररिलेवेंट डेफिनेशंस थी उसको मैंने हटा दिया है, ठीक है ना सर। इस बच्चे को मैसेज आया हुआ, एक बार उसको रीड कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। सर एक्साइज एक्ट का जितना सिलेबस है, हाँ एक्साइज एक्ट को भी उतना ही पढ़ना है। मैं बस 5 मिनट में एक्साइज एक्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। मेरे को बस 5 मिनट दीजिए, एक बार मैं एक्साइज एक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। और एक्साइज एक्ट जो है वो, जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, देखिए कोई भी एक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी जो फर्स्ट क्लास होती है इंट्रोडक्टरी क्लास, वो बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना, क्योंकि उस क्लास से आपको एक क्लियरिटी मिलती है, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स मिलता है कि क्या आएगा और कैसे आएगा, ठीक है सर। उसमें एक क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होती है। तो जो फर्स्ट डे की जो लेक्चर है डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीज को प्लीज आप लोग अटेंड कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में बताते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उस अधिनियम को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। वैसे ही एक्साइज का हम पढ़ेंगे कि एक्साइज का क्या उद्देश्य है, ठीक है ना सर। बहुत आसान सा एक्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ वेरी इजी एक्ट, डरने वाली कोई बात नहीं है, इट्स अ वेरी इजी एक्ट। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज कर सकते हैं। हाँ एक और बात, जो बच्चे मैसेज करते हैं वो मैसेज सिर्फ मुझे दिखाई देता है, वो किसी और को नहीं दिखाई देगा। जैसे बहुत सारे नए बच्चों को डाउट होता है कि सर मैसेज पूछें, बाकी लोग जज करेंगे नहीं करेंगे। अरे कोई जज नहीं करेगा, आप जो मैसेज भेजते हैं वो सिर्फ मुझे दिखता है और किसी को नहीं दिखता। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐप में नहीं रिफ्लेक्ट होता कि क्या मैसेज चल रहा है और सर को क्या लिख के भेजा है। तो किसी को कोई भी डाउट हो सर प्लीज, तो बिना किसी झिझक के, ये सोचे बिना कि वो क्या सोचेगा ये क्या सोचेगा, क्योंकि कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम्हारे मैसेज सिर्फ मुझे दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते, इवन जो हमारी टीम है उसको भी नहीं दिखते। जो टीम बैठी हुई है, जो ऐप को मैनेज कर रही है, जो हमारे ऐप को मैनेज कर रही है, उनको भी इनफैक्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा कीजिए, ठीक है ना सर। किसी को कुछ नहीं दिखता है, आप अपना शांति से पढ़िए। किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ा कीजिए। निश्चिंत होकर पढ़ा कीजिए। आवाज परफेक्ट आ रही है। कुछ बच्चों का तो हमेशा एक, सुबह से उठते ही एक ही दो सवाल रहते हैं, सर आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज में दिक्कत है। अरे भैया देखिए, बात ये है कि आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए यार। हम्म मेरे को पूरी क्लास छोड़ के अपने एक्सेस में लॉगिन करके देखना पड़ता है कि आवाज जा रही नहीं जा रही है, क्योंकि टीम से पूछूंगा फोन करूंगा, इतने में तो मैं खुद ही देख लूंगा। चलिए, तो सर जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने बता दिए। आगे का पार्ट बता देता हूँ। आगे के पार्ट में क्या था, अगर आप आगे चलेंगे
तो इसमें डेफिनेशंस के साथ में पनिशमेंट भी इसके दिए हुए हैं। इफ यू लुक एट पनिशमेंट, अगर 16 वर्ष से अधिक का आयु है तो न्यूनतम 10 साल और आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। 16 से कम है तो यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ लाइफ यहाँ पर दिया हुआ है। शेष प्राकृतिक जीवन इसके शेष भाग के लिए, ठीक है ना सर। इसको आप पढ़ भी लोगे ना, सिंपल एक बार रीड भी कर लोगे, एक सिंपल रीडिंग करनी है इसकी, वो भी समझ में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स, उसके लिए बता देता हूं मैं। एक केस था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें यह था कि जो पत्नी थी, पत्नी के साथ में अगर आप में कोई रिलेशन बनाता है, मैरिटल रेप वाला जो केस होता है, तो उस वाले केस में क्या होता है, उस वाले केस में भी आईपीसी और पॉक्सो को हार्मोनाइज किया गया। सेकंड देखिए, ईरा थ्रू डॉक्टर मंजुला किरपेंट्रॉफ वर्सेस स्टेट। अब इस केस में क्या होता है, इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं सर। एक आदमी है 28 साल का, एक आदमी 28 साल का जो कि रेप करता है एक छोटी बच्ची का, जो कि एक छोटी बच्ची का रेप करता है। जब उसको पेश करते हैं तो वहां पर वो आदमी बोलता है कि, वहां पर आदमी के डिफेंस में जो एडवोकेट होता है वो बोलता है कि सर ये आदमी भले 28 साल का है, भले ही ये आदमी 28 साल का है, लेकिन इसकी जो मेंटल उम्र है, इसकी जो मानसिक उम्र है वो 15 साल के बच्चे की है। मतलब जो इसकी मेंटल एज है, जो मानसिक आयु है इस बच्चे की, अरे हो सकता है ना कि हर एक आदमी की मानसिक आयु अलग होती है और एक वास्तविक आयु अलग होती है। तुम्हारी एक्चुअल एज अलग है और तुम्हारी मेंटल एज अलग है। वास्तविक आयु जो है उस व्यक्ति की वो है सर 28 साल, लेकिन मेंटल एज जो है वो 15 साल है। तो कोर्ट इन केसेस में क्या कहता है, कोर्ट इन केसेस में सिंपली ये बोलता है, न्यायालय ने माना कि पॉक्सो के तहत बालक का अर्थ जैविक आयु, बायोलॉजिकल एज से है, ठीक है सर, न कि मानसिक आयु। उसका मेंटल एज से कोई मतलब नहीं है। भले से आप मेंटली क्यों ना 8 साल के बच्चे का दिमाग हो, लेकिन अगर आप फिजिकली और अगर आप एक्चुअल बायोलॉजिकल एज, अगर आपकी जैविक आयु 18 प्लस है तो आपको बालक नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है। एक और केस है अलग आलोक श्रीवास्तव वर्सेस, ये सब मैं मेंस में भी लिखवाऊंगा, ये सारे केसेस में मेंस की क्लासेस में तो मैं इनफैक्ट नोट्स डिक्टेट कराऊंगा। और वहां पर ये इसमें क्या क्या माना गया है कि सर एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट बनने चाहिए सारे कोर्ट्स में। इसमें कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए बोला गया। एक था अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश रगड़े। अब इस केस में क्या होता है कि एक पुष्पा गंदेड़ी वाला एक करके एक जज थी, कहाँ थी, नागपुर हाईकोर्ट में। नागपुर में महाराष्ट्र हाईकोर्ट की एक बेंच नागपुर में बैठती है। पुष्पा गनेडी वाला ने क्या किया, एक जजमेंट दिया। उन्होंने बोला कि अगर जब तक स्किन टू स्किन टच ना हो सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं माना जाएगा। अब ये जजमेंट था उनका कि जब तक स्किन टू स्किन टच ना हो, किसकी, अक्यूज की और विक्टिम की, जब तक पीड़ित की और अभियुक्त का स्किन टू स्किन टच नहीं होगी, जब तक स्किन से स्किन टच नहीं होगी, दिस इज नॉट अ सेक्सुअल हरेसमेंट। क्योंकि सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी जेस्चर हो गया, वर्ड्स हो गया, सॉन्ग हो गया। तो ये जजमेंट आया और जजमेंट का इतना ज्यादा बैकलेश हुआ कि इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से चैलेंज किया गया इस जजमेंट को। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो लैंगिक हमला है घटित करने के लिए त्वचा संपर्क आवश्यक नहीं है और बालकों के संरक्षण के लिए सभी को उद्देश्यपूर्ण पर्पज इंटरप्रिटेशन की जानी चाहिए, ठीक है सर। एक केस था जस्टिस फॉर राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश। अब इस केस में क्या होता है कि अगर कोई भी अपने पास, ये दिस इज रिसेंट जजमेंट 2024 का जजमेंट है, ये तो पूछे जाने के चांसेस हैं, रिसेंट जजमेंट है ये। तो अगर आप इसको सिंपली रीड भी करेंगे तो इसमें से ये बात बोली गई है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करता है या फिर अपने पास में भी रखता है या फिर जानबूझकर देखता है, तो उसके अंदर वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आएगा, ठीक है ना सर। और यही जो है ये न्यायिक और एपीओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जजमेंट से उसमें ये था। अब क्यूब चार्ट भी बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इतना सा सिलेबस था। आप सिंपली रीड कीजिएगा, क्योंकि देखिए वो जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस इस तरह से हैं कि अगर आप रीड भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। वो प्रोविजंस को सिर्फ रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो रेप से संबंधित प्रोविजंस है। तुम पढ़ोगे तो भी समझ जाओगे, क्योंकि सारे क्लास के बच्चे 18 प्लस हैं और खुद भी एक बार सिंपली रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं तो रीड नहीं करा रहा, तुम एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो सब तो दोबारा मैं समझा दूंगा, ठीक है सर। अब नहीं ना समझ में आएगा तो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है सर। चलिए मैं एक्साइज एक्ट पे आता हूँ यार। जो इंपोर्टेंट एक्ट है जिसके लिए आज क्लास में आए हम लोग, वो है एक्साइज एक्ट। उसको समझते हैं, काम की चीज वो है। अब एक्साइज एक्ट में अगर आप देखोगे, इफ यू लुक केयरफुली इन एक्साइज एक्ट, दिस इज द एक्साइज एक्ट ना। तो एक्साइज एक्ट में आप लोग एक्साइज एक्ट निकाल लीजिए, राजस्थान आबकारी अधिनियम निकाल लीजिए। इसमें जो सेक्शंस हैं वो हैं 1 से लेकर 15 तक। प्रीलिम्स में सिर्फ इतना ही पार्ट आ रहा है हमारे, ठीक है सर। प्रीलिम्स में सिर्फ इतना सा पार्ट है,
उसी को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या पार्ट है। अब एक्ट का एक बेसिक मैं समझा देता हूँ। हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना, देखिए मैं आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ कुछ 3-4 दिन के लिए और मैं नहीं रहूंगा, मैं मंडे को मिलूंगा आप लोगों को। 3-4 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेट, मैं आज एक्सरसाइज के भी नोट्स आपको दे के जाऊंगा, ठीक है ना। और जब मैं आऊंगा तो ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा। मैं टेस्ट की भी घोषणा कर देता हूँ ताकि तुम लोग पीछे से कुछ पढ़ो। इन चीजों का टेस्ट होगा। एक अपना पोक्सो हो चुका है, एक अपना जेजे हो चुका है और एक अपना एक्सरसाइज। इन तीनों का टेस्ट है सर प्रीलिम्स का। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 50, 60, 70, 80 जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं मैक्सिमम सारे सवाल, और ये सिर्फ जो पेपर होगा वो सिर्फ एपीयू के सिलेबस से होगा। एपीयू का जो सिलेबस है उसी का प्रीलिम्स का टेस्ट है आपका, ये 3 एक्ट का। मैंने जेजे का टेस्ट इसलिए पोस्टपोन कर दिया क्योंकि सिलेबस छोटा था। 15-20 सवाल का मैं पेपर नहीं लूंगा, ठीक है सर, मुझे चाहिए बड़ा पेपर, तो मैं तीनों का टेस्ट लूंगा। और ये टेस्ट होगा आपका, इसके एक बार मैं कैलेंडर देख के डेट बता देता हूँ आपको। एक बार मैं कैलेंडर देख के इसकी डेट बता देता हूँ ताकि आपको सफिशिएंट 3-4 दिन मिल जाए। ये 3 एक्ट अभी से पढ़ के खत्म करो, ये 3 एक्ट का टेस्ट है। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। मंडे को हम लोग आईपीसी या बीएनएस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना सर। आपका जो टेस्ट होगा वो होगा 30 को, 30 जून को आपका इसका टेस्ट है। अब मैं टेस्ट को फ्रीक्वेंट कर दूंगा थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ रहा है मुझे, कुछ अर्जेंट काम है। और ये कोई घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, बहुत से सर घूमने चले जाते हैं, नहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, कुछ जमीन की और रजिस्ट्री संबंधित काम है, उसमें मेरे साइन बहुत टाइम से पेंडिंग है, मुझे साइन करना है उस रजिस्ट्री के ऊपर। मतलब मेरे साइन नहीं होंगे तब तक बाकी पार्टीज भी अटकी हुई है, और इसलिए वो जरूरी काम है, इसलिए मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा, ठीक है सर। आपका ये टेस्ट है और टेस्ट की प्लीज तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो 30 जून को टेस्ट है पॉक्सो, जेजे और एक्सरसाइज का, ठीक है ना सर। इस टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कीजिए, नोट्स मिल गए हैं, नोट्स से पढ़िए और बैठ के साथ में रख के पढ़िए। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। आप लोग कोई भी डाउट हो, एक स्लाइटेस्ट डाउट भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देयर इज नो बार टू इट, ठीक है ना सर, उस पर कोई बार नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एक्ट, चलिए एक्सरसाइज एक्ट स्टार्ट करते हैं। पहले समझिए एक्सरसाइज एक्ट क्यों आया, इसको क्यों लाया गया, इसकी क्या अर्जेंसी थी, इसको लाया गया। देखो सर, जो राजस्थान एक्साइज एक्ट है, ये एक्ट आया 1950 में। दिस एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1950। और क्यों लाया गया, इसके पीछे का एक रीजन ये था कि देखिए 1950 के टाइम, जैसे मान लीजिए ये रफली हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है ये। जम्मू कश्मीर बना देता हूँ मैं, वरना तुम लोग ऑफेंड हो जाते हो सर, जम्मू कश्मीर खा गए, ठीक है सर। ये हमारा प्यारा भारत है। राजस्थान सर यहाँ है, अगर आप रफली देखोगे तो राजस्थान इस वाले एरिया में राजस्थान है और इधर गुजरात है। अब पहले क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे, दिस इज गुजरात एंड दिस इज महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र एक ही हुआ करते थे। गुजरात और महाराष्ट्र में लगता था प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है ना सर, वहां लगता था प्रोहिबिशन एक्ट 1950। अब इन स्टेट में तो क्या सर, शराब बैन थी, तो शराब थी वो टेक्निकली बैन थी किन स्टेट्स में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। 1950 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब शराब के लिए जो खपत थी वो राजस्थान से जाने लगी, ठीक है सर। अल्टीमेटली शराब कहाँ जाने लगी, पूरा राजस्थान से जाने लगी। अब जब राजस्थान से शराब जाने लगी तो राजस्थान को भी चाहिए था कुछ ना कोई स्ट्रॉन्ग लॉ, कोई स्ट्रॉन्ग कानून बनाना था राजस्थान को भी। तो राजस्थान ने एक एक्ट बनाया, उसका नाम रखा इन्होंने राजस्थान एक्साइज एक्ट। दूसरी बात ये होती है कि सिर्फ आप एक्साइज को एक्साइज की तरह मत देखिए, आबकारी को आबकारी की तरह मत देखिए। जो ये एक्साइज एक्ट जो होते हैं, ये एक मेन रिसोर्स है, ये एक मेन रिसोर्स है फॉर द गवर्नमेंट फंड। मतलब सरकार का जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो एक्साइज है। एक्साइज से सरकार को बहुत पैसा मिलता है सर, ये मान के रखिए कि एक्साइज से सरकार को बहुत पैसा मिलता है। अब वो पैसा किस किस फॉर्म में मिलता है वो मैं आपको, अब पूरे एक्ट को पढ़ाता तो मैं आपको बताता, लेकिन पूरा एक्ट यहाँ पे आ नहीं रहा है, लिमिटेड सिलेबस आ रहा है। तो समझ लीजिए सरकार को पूरा फंड कहाँ से मिलता है, एक्साइज से मिलता है। अब एक्साइज में कौन कौन सी अथॉरिटीज होती है उसको हम देखेंगे। सेकंड बात हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें मांगते हैं ये लोग, हम वो भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या है, विकृतिकृत की क्या होती है, इसकी क्या होती है, वो सब हम चीज डेफिनेशंस पढ़ेंगे। दूसरी बात हम ये भी इस एक्ट को पढ़ते वक्त देखेंगे कि कहाँ पर कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी है, कौन कौन से अधिकारी हैं इस अधिनियम के अंदर, जो कि सबके हेड डिपार्टमेंट का हेड कौन है,
उसके नीचे कौन काम करता है, अब ये सब चीज भी देखेंगे। प्रीलिम्स के हिसाब से जितना हमें पढ़ना है उतना उतना इसमें आगे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है सर। सबसे पहले निकाल लीजिए एक्साइज एक्ट। एक एक्साइज एक्ट के साथ में ये भी लिखिए, देखिए जो एक्साइज एक्ट है ये भले से एक्साइज एक्ट 1950 है, लेकिन ये जो एक्ट आया, ये एक्ट जो लाया गया, ये एक्ट लाया गया इसमें असेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, बैरक में लिखिएगा प्लीज, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहमति। राष्ट्रपति की सहमति कब है? राष्ट्रपति की सहमति कब है सर? राष्ट्रपति की सहमति है 19 मई 2007, और ये इन्फोर्स हुआ है, प्रवर्त किया या लागू किया गया है इस एक्ट को। इसकी जो इन्फोर्सिंग डेट है, ये इसको इन्फोर्स किया गया 6 जून 2007 को, ठीक है सर। ये इसका मेन वो है सर, ठीक है सर, इस दिन उसको लाया गया। अभी समझिए ये एक्ट है क्या, इस एक्ट को थोड़ा सा समझते हैं, इस एक्ट को खत्म करते हैं। कुछ नहीं है, छोटा सा एक्ट है, आसान सा एक्ट है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि भाई राजस्थान को जरूरत थी एक लॉ की, एक प्रोविजंस की, इसलिए इस एक्ट को लाया गया, ठीक है ना सर। चलिए, दिस इज द राजस्थान एक्साइज एक्ट। सारी डेफिनेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, सारी डेफिनेशंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं। सबसे पहले जो ये एक्ट है, ये एक्ट है 1950 का, जैसे मैंने आपको बताया 1950 का एक्ट है। दूसरी बात ये है, ये जो एक्ट है ये पूरे राजस्थान में लगता है सर, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ राजस्थान, पूरे राजस्थान में लगता है। और जिस दिन भी इसको एक्ट को लाया गया, तो मैंने इसके लिए आपको 2 डेट बता दी है कि किस दिन इस एक्ट को लेके आया गया, ठीक है ना सर। इस एक्ट को कब लाया गया, आप देखिएगा कि जो इसकी एक्ट की डेट्स हैं, ये एक्ट की डेट्स वेरी करती है बहुत सारी जगह। इस एक्ट की डेट जो है, इन्फोर्सिंग डेट है, ये बहुत सारी जगह अलग अलग दी हुई है, लेकिन ये एक्ट को टेक्निकली 6 जून 2007 को लाया गया। ये जो एक्ट है ये पूरा रिप्लेस भी किया, लेकिन उन्होंने नाम वही रखा उसका, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं? सवाल इस तरह से आते हैं सर, इस एक्ट के, इस अधिनियम से सवाल किस तरह से आते हैं जैसे लिख देंगे कि बियर में सम्मिलित है, या फिर बियर इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें बियर में इंक्लूड है, या फिर विच ऑफ द थिंग इज नॉट इंक्लूड इन द बियर, इन निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बियर में सम्मिलित नहीं है। इस तरह के जो बेसिक सवाल है यहाँ से पूछे जाते हैं सर, और इसी तरह के सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है सर। बियर में क्या क्या इंक्लूड होता है सर? एल, स्टाउट, पोर्टर, और जो भी फर्मेंटेड लीकर होती है जो भी मोल्ड से बनती है। अब थोड़ा सा इसमें समझिए होता क्या चीज है, बियर बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। बियर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ मॉल्ट, ठीक है सर। एक होता है खमीर, क्या होता है? खमीर। अब होता क्या चीज है सर, बियर में ये मोल्ड से बनता है, और मोल्ड क्या होता है सर? एक शुगर है, गन्ना है, उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो मोल्ट है, उससे आप लोग बियर प्रोड्यूस करते हो। इसमें क्या क्या चीज सम्मिलित होती है सर? एल, स्टाउट, पोर्टर और मोल्ट, ठीक है सर। इससे ये चीज आती है। ये जितने भी आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक टर्म आएगा मोलासिस। मोलासिस भी क्या होता है? शुगर का बाई प्रोडक्ट है। इन्हीं से सब चीजों से शराब बनती है। मतलब अगर आप फर्मेंटेड कर दो इन चीजों को, कोई भी चीज जिसको आप फर्मेंट कर रहे हो, फर्मेंट मतलब जैसे आपने कांजी देखा होगा ना, कांजी, कांजी, कांजी वो आती है, ड्रिंक आता है पीने का, मतलब ड्रिंक मतलब नॉन एल्कोहलिक होता है, लेकिन उसको आप जब उसको बनाते हो तो उसमें आप बहुत सारी चीजें डालते हो, ठीक है सर। उसमें बहुत से लोग चुकंदर डालते हैं, बहुत से लोग पीली सरसों डालते हैं, और उसको एयर टाइट करके कंटेनर में फिट स्टोर स्टोर कर देते हैं, और हर 3-4 दिन में उसको स्टेयर करते रहते हैं, हिला के वापस धूप में रख देते हैं, फिर सुखाते हैं। अब वो क्या होता है, जब भी कोई चीज फर्मेंट होती है, जब भी कोई चीज फर्मेंटेड होती है, खमीरीकृत होती है, तो उस चीज से ऑटोमेटिकली, जब भी कोई चीज फर्मेंट हुई तो उससे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली एक एल्कोहल बनने का मिश्रण स्टार्ट हो जाता है, फर्मेंटेड। अब अगर आप उसमें दूसरी चीज डाल देंगे, जैसे अगर मैं शुगर के बाय प्रोडक्ट को फर्मेंट करूंगा तो फिर ये बियर इससे आपको मिलेगी। और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एल हो गया, स्टाउट हो गया, जैसे आप पहाड़ों पे जाओगे वहां पर आपको एप्पल बियर भी मिलेगी, या फिर आप अलग अलग चीजों भी आपको
मिलेगी, जैसे एल ए करके बियर आती है वो भी आपको मिलेगी। ये सब जो बाई प्रोडक्ट से बनती है ये सब चीजें होती है। रटने की जरूरत नहीं है सर, समझने की जरूरत है कि जो बियर है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है सर। बियर के अंदर एल, स्टाउट, पोर्टर और जो भी फर्मेंटेड लीकर है जो कि मोल्ट से बनते हैं, मतलब मोल्ट से जो भी खमीरीकृत शराबें बनती है। और जो बियर है वो हमेशा कैसे बनेगी सर, बियर हमेशा बनती है सर फर्मेंटेशन से, ठीक है ना सर, ये याद रखना। जो भी फर्मेंटेड लीकर से बन रही हैं जो कि मोल्ट, अल्टीमेटली मोल्ट का बाय प्रोडक्ट है, वो सब क्या है सर, बियर है। देखिए सेकंड देखेंगे आबू एरिया। अब आबू एरिया के अंदर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट ऑफ बॉम्बे के भी वो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कि 1 नवंबर 1956 के पहले का पार्ट था। अभी क्या है सर, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट को क्यों लिया गया इसके अंदर, देखो सर तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, जैसे माउंट आबू और गुजरात की बात करोगे तो यहाँ पर आपका माउंट आबू का एरिया है। ये माउंट आबू का जो एरिया है ये पूरा आबू रोड कहलाता है, ठीक है ना सर, आबू एरिया कहलाता है। ये पूरा आबू एरिया है। आबू क्षेत्र के अंदर बनासकांठा भी था। जब भारत आजाद हो रहा था, जब भारत को अल्टीमेटली आजादी मिल रही थी, तो उस टाइम पर ऐसा हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि माउंट आबू जो है, सिरोही का जो माउंट आबू है वो गुजरात में दे दिया जाए और जो बनासकांठा वाला एरिया है वो राजस्थान अपने पास रख ले। डेट वॉज द डिमांड। लेकिन जो उदयपुर के मेवाड़ थे उन्होंने ये शर्त पे साइन किए कि ये हमारा जो सिरोही वाला एरिया है, क्योंकि सिरोही मेवाड़ के अंदर आया करता था, ये सब राजस्थान के साथ ही जाएगा, ठीक है ना सर। तो अल्टीमेटली बात ये थी कि जो ये जो आबू एरिया है, आबू एरिया में ये जो बनासकांठा तक, ये आबू का जो एरिया है, मतलब आबू क्षेत्र जो है, ये आबू क्षेत्र बनासकांठा तक फैला हुआ है। बात समझ में आई? आबू क्षेत्र बनासकांठा तक फैला हुआ है। उसको ये लोग बताते हैं कि इसके अंदर क्या इंक्लूड है। इसके अंदर जो बनासकांठा जिला है वो भी, उसको भी सम्मिलित माना गया है, ठीक है सर। इसके भी नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसके भी नोट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना सर। एक्सरसाइज 8 के भी नोट्स कंप्लीट हैं, आपको मिल जाएंगे। चुपचाप पढ़ते रहिए सर, और इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाएं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। नोट्स को पढ़ने का तरीका एक ही है कि एक तरफ नोट्स खोलिए और एक तरफ डायरेक्ट खोलिए, दोनों को साथ साथ खोलेंगे तो ईजी आपको समझ में आएगा। आगे देखेंगे डी नर्चर्ड, विकृतिकृत। डी नर्चर्ड का मतलब क्या होता है, डी नर्चर्ड का मतलब क्या होता है, डी नर्चर्ड का मतलब ये होता है सर, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी है जो कि मानवीय उपभोग के लिए नहीं बनी है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब आदमी उसको नहीं पी सकता। दो तरह के अल्कोहल होते हैं सर, एथिल अल्कोहल और एक होता है मिथाइल अल्कोहल। दो तरह के अल्कोहल होते हैं, एक होता है इथाइल अल्कोहल, एक होता है मिथाइल अल्कोहल। होता क्या चीज है सर, शराब बनाने की प्रोसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन द सेंस, जैसे किसी गांव में अगर कोई कच्ची हथकढ़ शराब बना रहा है, कोई अगर देसी शराब बना रहा है, फिर किसी ने शराब की देसी भट्टी लगाई है, तो जो शराब का एक्सपर्ट होगा वही शराब बना पाएगा, अदरवाइज कोई शराब नहीं बना पाएगा। क्योंकि सर ऐसा होता है कि आप बना रहे हो एथिल एल्कोहल, और अगर मिथाइल एल्कोहल बन गया तो वो पॉइजन बनता है, सीधा वो सीधा जहर बनता है। तो इन्होंने लिखा है विकृति का मतलब डीनेचर्ड, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि अनफिट है फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, अगर उसको मानव ने उपभोग किया तो उसकी जान भी जा सकती है सर, उसकी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा ना सर, बहुत सारी जगह ऐसा खबर में आती है कि इतनी शराब पीने से इतने लोग एक्सपायर हो गए, फिर इतनी शराब पीने से इतने लोग मर गए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप ये चीज को समझ के चलिए कि डीनेचर्ड मतलब ऐसी चीज जो कि विकृतिकृत है, और विकृतिकृत चीज जो चीज उपभोग में आई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट में आइए। डीनेचर्ड, अब इसमें अगर आप देखोगे, मींस मिक्स विद सब्सटेंस बाय द पर्सन में प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 42 एंड रेंडर एनी स्पिरिट अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, तो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना से ध्यान रखिए, कोई भी चीज जो कि अनफिट है फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए इसके भी नोट्स बने हुए हैं, नोट्स इसके भी मैंने कल तैयार कर दिए थे, आज इसको फाइनलाइज करके आज आपको भेज दूंगा मैं। दिस इज नोट्स फॉर एक्सरसाइज, ठीक है ना सर। अगर आप की डेफिनेशंस देखोगे तो उसमें मैंने हर चीज को बहुत वो किया है, मार्क किया हुआ है। मींस स्प्लिट में सब्सटेंस अनसेक्शन टू टेंडर अनफिट होते हैं कंजम्पशन, बिल्कुल स्ट्रेट प्रोविजन में बिल्कुल मार्क किया हुआ है हर चीज को, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स बनाए हैं मैंने, ठीक है ना सर। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स को ड्राफ्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयार कीजिए और पढ़िए, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है सर। आगे चलते हैं हम। डीनेचर्ड स्पिरिट प्रिपरेशन मतलब कोई भी ऐसी प्रिपरेशन जो कि डीनेचर्ड स्पिरिट और एल्कोहल और इंक्लूड करता है फ्रेंच पॉलिश और वेनिश, मतलब ऐसी चीज सर, इसके अगर आप नहीं पढ़ोगे, विकृतिकृत स्पिरिट युक्त निर्मित। स्पिरिट क्या होती है सर, ये समझिए सर। स्पिरिट के अंदर शराब आ जाती है, मेनली क्या आती है, लीकर, फ्रेंच पॉलिश, वर्निश, जो कि प्रिपेयर्ड होती है स्पिरिट या एल्कोहल से, मतलब शराब जो होती है वो उससे, मतलब कोई भी ऐसी चीज है
सपोज कीजिए, पहले इन्होंने बताया विकृतिकृत क्या होता है। विकृतिकृत वो होता है सर जिसको पीने से जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। दूसरी डेफिनेशन है विकृतिकृत स्प्रिट युक्त। इसका मतलब ये है कि सर अगर जब कभी भी आप किसी विकृतिकृत के साथ में कोई सा पदार्थ है जो कि विकृतिकृत है, उसके उसका अगर आप शराब बना देंगे, ठीक है ना सर, उसके लिए अगर आप शराब बना देंगे या फिर कोई मद्य पेय पदार्थ अगर बना देंगे तो वो सब इसमें सम्मिलित होता है। एक्सेसिबल आर्टिकल में देखिए, एक्सेसिबल आर्टिकल का मतलब क्या क्या होता है कि क्या क्या चीज पे ये एक्सेसिबल आर्टिकल है, मतलब ये एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा। सिंपल सी बात ये है कि ये एक्ट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किस किन चीजों पे होगी। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए एक भांग है, ठीक है ना, भांग है, अरे भांग है, भांग मतलब ऐसा है कि जो भांग है उसको भांग बनाया नहीं गया है। अभी उसको भांग बनाने के लिए उसको कूटना पड़ेगा, उसको सलबट्टे पे घिसना पड़ेगा, उसको छाछ के साथ या दूध के साथ में या दही के साथ में उसको मथना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर कहाँ पर एनडीपीएस अट्रैक्ट होगा, कहाँ पर एक्साइज एक्ट लगेगा, ये बात आप समझिए। सर कोई भी ऐसी चीज जो कि इंटॉक्सिकेटिंग का काम करती है, कोई भी ऐसी चीज जो कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के रूप में काम करती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज अगर सॉलिड फॉर्म में है दैट इज अंडर गोइंग अंडर द एनडीपीएस। मान लीजिए पुलिस ने गांजा जब्त किया, सपोज कीजिए पुलिस ने मैरिजुआना जब्त किया, गांजा पुलिस ने पकड़ा। अब जो गांजा है वो गांजे के फॉर्म में है तो वो एनडीपीएस की चीजें अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसको आप लिक्विड के रूप में कंज्यूम कर रहे हो तो आप जाओगे किसमें सर, एक्साइज एक्ट के अंदर। इसको अगर पढ़ोगे तो समझ देखिएगा, स्प्रिट फर्मेंटेड लिकर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और डीनेचर्ड स्प्रिट, डीनेचर्ड स्पिरिटियस प्रिपरेशन। हिंदी में क्या बोला है स्प्रिट खमीरीकृत शराब है, कोई कोई मद्य सारिक शराब जो मानवीय उपभोग के लिए हो, या विकृतिकृत स्प्रिट या विकृतिकृत स्प्रिट युक्त निमित्त। आगे देखिए, एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, कोई भी मादक औषधि द्रव्य, कोई भी मादक औषधि द्रव्य, कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। अब आपने जो वो एक आपने जो भांग थी, वो भांग को अगर आपने किसी ठंडाई में बना के पी लिया तो सर वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग किसमें आ रहा है अपना, इसमें एक्साइज एक्ट में कवर हो रहा है। आगे देखिए, स्टिल एंड अदर एप्लीकेशन फॉर डिस्टिलेशन। अब स्टिल क्या होता है सर, स्टिल का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। स्टिल का मतलब होता है क्या चीज है सर, इसको एक बार समझिएगा। देखो सर, शराब बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूँ। किसी ने महुआ का नाम सुना है? महुआ जगह का नाम नहीं, डोसा वाला महुआ नहीं। महुआ एक उसके फूल होते हैं, ठीक है ना सर, महुआ का एक पेड़ होता है, महुआ का पेड़ है पूरा, उसके जो फूल होते हैं उसको उठा के लाते हैं। उसको क्या करते हैं सर, एक मटका होता है, ठीक है सर, ये मटका है, मटके से एक पाइप कनेक्टेड है, ठीक है, और वो पाइप जा रहा है किसी दूसरे मटके में। आप क्या करोगे, जो महुआ के जो फूल हैं आप इसमें डालते हो और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भाप के रूप में, इसको आप स्टीम के रूप में इसमें इस घड़े में इकट्ठा करते हो, ठीक है ना सर। इस घड़े में आप उसकी स्टीम को इकट्ठा करते हो और वो इस जो स्टीम होती है इसके नीचे आप फुल फ्लेम लगाते हो सर, इसके नीचे आग लगाई, इसको आपने स्टीम लिया, स्टीम लेके इधर लिया, इसका जो यहाँ पे लिक्विड बनता है, इस लिक्विड को फिर से आप फिल्टर करते हो, ठीक है ना, इसको फिल्टर करके किसी पात्र में इकट्ठा करते हो। ये जो पूरा सेटअप है ना सर, ये जो पूरा सेटअप है इसको कहते हैं स्टिल। क्या कहते हैं? स्टिल। इसको इस पूरे को कहोगे आप स्टिल्स एंड अप्लायंसेस फॉर डिस्टिलेशन। ये जो पूरा प्रोसेस है ना सर, जो भी आप उसके उसके जो बर्तन वगैरह यूज कर रहे हो, जो आप प्रोसेस पूरा बना रहे हो ना सर, ये सब क्या है सर, अपना भभका या आसवन के लिए अन्य साधित्र, ये सब पूरा प्रोसेस ये पूरा स्टिल कहलाता है। तो इसमें बताया गया कि एक्सेसिबल आर्टिकल्स का मतलब ये भी होता है कि जो आबकारी आपकी जो वस्तु है उसके अंदर ये चीज भी सम्मिलित है, ठीक है सर। आप इसमें पढ़ोगे तो स्टिल्स एंड अदर फर्मेंटेशन वॉश और एनी अदर मटेरियल फॉर डिस्टिलेशन, ये पूरा जो आप इकट्ठा कर रहे हो ना सर, जो पूरा आपने इकट्ठा किया शराब बनाने के प्रोसेस में, जो भी सामग्री आप इकट्ठी करो सब डिस्टिलेशन में अपने काउंट हो जाती है सर। आगे देखिए, फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल फॉर डिस्टिलेशन, खमीरीकृत वॉश या आसवन के लिए अन्य पदार्थ। आगे देखिए, इन इधर आर्टिकल विद स्टेट गवर्नमेंट में, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो टाइम टू टाइम डिक्लेयर भी कर सकता है कि कौन कौन सी चीजें इसमें सम्मिलित है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है हेरिटेज लीकर। नेक्स्ट पॉइंट है हेरिटेज लीकर। सरकार ने हेरिटेज लीकर को भी किसमें जोड़ा है, इसमें जोड़ा है एक्सेसिबल आर्टिकल में।
आजकल देखा होगा आपने, आजकल हेरिटेज लीकर का दौर आ गया राजस्थान में, तो हेरिटेज लीकर में रणथंभौर हो गया और एक दो और जो है हेरिटेज लीकर में भी चीजें इंक्लूड हो गई है, तो उसको भी एक्सेसिबल आर्टिकल के अंदर इंक्लूड किया है। एंड दिस इज एडेड बाय दिस हैज बीन एडेड बाय 1998। ठीक है सर, इस चीज को भी इसमें जोड़ा गया है। चलिए एक्साइज कमिश्नर को समझते हैं। सर एक्साइज कमिश्नर कौन होता है? एक्साइज कमिश्नर हेड होता है सर, समझ लीजिए, एक्साइज कमिश्नर ही हेड है पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट का। सिंपल सी बात है, आबकारी विभाग का जो मुख्य आदमी है वो एक्साइज कमिश्नर है। सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं सर जो एक्साइज के हेड होते हैं, और इनको अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है सर? ऐसा होता है कि हर राज्य शराब के उत्पादन के लिए, उसको बेचने के लिए एक ड्यूटी फिक्स करते हैं कि इस पर इतने रुपए का टैक्स होगा, इस पर इतने रुपए का टैक्स लिया जाएगा, और जो टैक्स होता है वो एक्साइज ड्यूटी होती है। ये कौन डिसाइड करता है सर? ये डिसाइड करता है राजस्थान गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है, राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितने रुपए से लिए जाएंगे। अगर इसमें पढ़ेंगे, राजस्थान राज्य के उन भागों में जिन पर अधिनियम का प्रसार है, विनिर्मित या उत्पादित किसी आबकारी योग्य वस्तु पर अधिरोपित शुल्क। तो आप देख लीजिए, कोई भी आर्टिकल जो मैन्युफैक्चर हो रही है, राजस्थान में शराब बन रही है, चाहे वो अलवर में बन रही है, श्रीगंगानगर में बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है किसी भी पार्ट ऑफ राजस्थान में, तो आप जो उसके ऊपर एक ड्यूटी इंपोज कर रहे हो वो एक्साइज को क्या है सर? एक्साइज ड्यूटी है। नेक्स्ट देखिए एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर कौन होता है सर? एक्साइज ऑफिसर के अंदर कोई भी ऐसा ऑफिसर होता है जो अदर देन एक्साइज का कमिश्नर है, जो अपॉइंटेड सेक्शन 9 के अंदर, या फिर जिसको एक्साइज ऑफिसर की पावर दी गई है। कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर आता है सर? एक्साइज ऑफिसर के अंदर आबकारी अधिकारी के अंदर वो व्यक्ति है, आबकारी अधिकारी के अंदर आबकारी आयुक्त नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? आबकारी आयुक्त नहीं आएगा। इसके अंदर आप आबकारी आयुक्त को साइड में कर दीजिए। वो व्यक्ति जो कि आबकारी आयुक्त से भिन्न है, जो कि एक्साइज कमिश्नर से कोई अलग व्यक्ति है। अगर आप इसके नोट्स देखोगे, यहाँ पे मैंने स्पेशली हाईलाइट किया है इसमें, जो 3-5 है इसमें देखिए, एक्साइज ऑफिसर में इंक्लूड्स एनी ऑफिसर और एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 इन्वेस्टेड विद एक्साइज पावर बट एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड द एक्साइज कमिश्नर। ठीक है सर, हिंदी मीडियम के नोट्स बन गए, उनको फाइनलाइज करना बाकी है। क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है, थोड़ा ट्रांसलेशन में ध्यान रखना पड़ता है, शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें एक बार 2-3 बार उसको गो थ्रू करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें समय लग जाता है। बाकी नोट्स बन गए, आपको ये सब मिल जाएगा यार, ठीक है ना। देखिए ये सब चीजें आप ही लोगों के लिए बनी है, तो चुपचाप पढ़िए शांति से। कोई भी चीज की कमी है, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है सर ये चीज सर थोड़ा और समझा देते या थोड़ा और बता देते, तो आप पूछिए, कोई भी चीज की समस्या नहीं है सर। आप बस जो चीज चाहिए सर सब कुछ अवेलेबल है। मतलब आप ये समझिए कि वी आर हियर टू असिस्ट यू। मैं आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल रहा कि सर यहाँ पे आए हो तो आपको ये बर्डन करो, वो बर्डन करो। हाँ, मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना सर। आपको लगता है कि सर मैं, आप देखिए, मैं बहुत से बच्चे क्या गलत से ही पाल लेते हैं ना इंस्टीट्यूट आके, उनको लगता है दैट वी आर द पर्सनल ट्यूटर, हम एज ए ट्यूशन टीचर की तरह काम कर रहे हैं। नहीं सर, हम ट्यूशन टीचर नहीं है, बट वी आर हियर टू हेल्प यू। हम आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। आपको कोई डाउट है पर्सनली तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी टीम के स्टाफ मेंबर या बाकी फैकल्टीज जो है उनसे भी आप पूछ लीजिए कि आपको क्या डाउट है। लेकिन आप ये सोचें कि कोई भी स्टाफ आपके पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करेगा तो यार ये मत करवाइए। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो एक जो एंथुसियाज्म होता है पढ़ाने का और समझाने का, वो खत्म हो जाता है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, इस चीज को प्लीज प्रमोट मत कीजिएगा कभी भी। चलिए आगे चलते हैं। एक्सेस रेवेन्यू क्या होता है सर? देखो सर, ऐसा है कि पैसा आ रहा है तो उसका रेवेन्यू भी आएगा। अगर कोई भी चीज का आपको पैसा मिल रहा है तो उसका अल्टीमेटली रेवेन्यू भी आएगा, ठीक है सर। अब इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं होती, उसके बारे में लिखा है। इसके अंदर एक चीज याद रख लीजिए कि कोर्ट जो फाइन लगा रहा है ना सर, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी पकड़ ली, इसमें शराब थी, जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज्यादा शराब थी। जैसे बियर में 12 बोतल रखते हैं, शराब में 3 बोतल है, इसकी एक लिमिट है, जो एक्साइज रूल्स अलग से बने हुए हैं। अभी सब मैं मेंस में बताऊंगा जब आपके अभी का काम का नहीं है। तो सर उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई शराब की बोतल पकड़ ली, तो उसमें क्या है, गाड़ी की आपको सीज कर दिया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने फाइन भी लगाया आपके ऊपर, तो जो कोर्ट फाइन इंपोज कर रहा है वो स्टेट में जाएगा, वो किस में नहीं जाएगा, वो एक्साइज रेवेन्यू में नहीं जाएगा। वो किस में नहीं जाएगा सर? वो एक्साइज रेवेन्यू में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, एक्साइज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि सर जो भी आप पेमेंट ले रहे हो, क्या ले रहे हो, पेमेंट ले रहे हो, कोई भी ड्यूटी ले रहे हो, कोई फीस ले रहे हो, कोई टैक्स ले रहे हो, या फिर कोई भी फाइन ले रहे हो, जो कि फाइन कोर्ट का नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें ये कोर्ट का फाइन इंक्लूड करो, या फिर आप कॉन्फिस्केशन इंपोज कर रहे हो या फिर ऑर्डर कर रहे हो अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब एक्साइज ऑफिसर हो गया या फिर एक्साइज कमिश्नर हो गया,
कोई भी ऑर्डर मेड कर रहा है अंडर दिस प्रोविजन, अंडर दिस एक्ट, तो वो सबके सब क्या है सर, वो सबके सब क्या है सर, सबके सब आपका एक्सेस रेवेन्यू के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है सर, लिखा हुआ है ना इन फोर्स रिलेटिंग लीकर और इंटॉक्सिकेटिंग। तो इसमें सिंपल पढ़ लीजिए कि सर अगर न्यायालय कोई भुगतान शुल्क, फीस या विधि वाले न्यायालय से भिन्न कोई जुर्माना आरोपित करता है या अधिग्रहण से प्राप्त या प्राप्त किए जाने के योग्य जो भी राजस्व होता है वो सब एक्सेस रेवेन्यू कहलाता है। एक्सपोर्ट क्या होता है सर, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि टेक आउट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान से बाहर ले जाना। और इंपोर्ट क्या होगा कि राजस्थान में कोई चीज को लेके आना। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशन 9, ठीक है ना सर, इसको साथ साथ ही 3/9/3/13। ठीक है, फर्मेंटेड लीकर क्या होता है, फर्मेंटेड लीकर में देखिए कोई भी चीज फर्मेंट है तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, वाइन, पचारी या पचवई या फर्मेंटेड तारी या फिर एनी अदर लीकर डेट में फॉर्म टाइम टू टाइम डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी फर्मेंटेड लीकर। इसमें बियर भी आती है सर, ठीक है ना, फर्मेंटेड लीकर में क्या आती है, बियर भी आती है। ठीक है सर, ये खमीकर शराबों में कौन सी, बियर भी आती है, मतलब वाइन भी उससे बनती है। अरे वाइन का प्रोसेस भी वही होता है। वाइन क्या है, वाइन ऐसा है कि आप अंगूर है, अंगूरों को अगर आप फर्मेंट करके रख दो, उसको सड़ा के रख दो और उसको बीच बीच में स्टेयर करते रहो, वापस उसको ढक दो, तो एक तरह से वाइन बन जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है ना सर, पचारी पचवई इसकी डेफिनेशन आई हुई है लास्ट ईयर आरजेएस के उसमें एपीओ के एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी हुई है। फर्मेंटेड तारी, तारी क्या होता है सर, ताड़ के पेड़ से जो चीज बनती होती है ताड़ी। ठीक है ना, एक अरे ताड़ का एक पेड़ होता है, उसके जो फल होते हैं उसको जब आप लेके आते हो, उसको फर्मेंट करते हो तो बनती ताड़ी, जिसको देसी शराब कहते हैं गाँव में। ठीक है ना सर, इंपोर्ट क्या होता है, कोई भी चीज को राजस्थान में लेके आना वो इंपोर्ट है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब क्या होता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब क्या होता है, इसे समझिए। देखिए हम अभी इसको पढ़ रहे थे कि क्या क्या चीजें इंक्लूड है, जहां मैंने आपको बताया था कि एक्सेसिबल आर्टिकल के अंदर एक टर्म लिखा हुआ है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। अब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कोई भी चीज आप लिक्विड में करके ले लोगे तो सर वो ड्रग में आप बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको समझाया हुआ है, द लीव्स, द स्मॉल स्टॉक्स, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द हेम्प प्लांट, जिसको कैनिविया कहा है सर इन्होंने, स्टाइवा, और इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स, भांग, सिद्धि और गांजा, सिद्धि और गांजा, ये सब क्या है सर, अगर मैं हिंदी में एक बार रीड कर दूं आप लोगों के लिए, तो हेम्प पौधे, कनेवी सतैवी की पत्तियां, छोटे डंठल, पुष्प या फल से युक्त सिरे, जिनमें भांग, सीधी या गांजा के रूप में जाने वाली सब प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित है। तो ये सब मादक द्रव्य औषधि है। ठीक है, सब क्या है सर, मादक औषधि द्रव्य। ठीक है सर, अगर आप ये सब देखोगे तो ये सब मादक औषधि द्रव्य के अंदर सम्मिलित है। ठीक है सर, अगर वो द्रव्य के रूप में नहीं ले रहे हो तो फिर आप एनडीपीएस को ट्रैक करोगे। अगर सर कोई चीज अगर द्रव्य के रूप में नहीं है, अगर कोई चीज द्रव्य के रूप में नहीं है तो फिर वो क्या है, एनडीपीएस में जाता है ग्रो मैटर। ठीक है सर, आगे देखिए, चरस in the resin hemp plant which has not been submitted to any manipulation other than necessary for packing or transport। आगे देखिए, any mixture with or without neutral material above form of intoxicating drug or any drink prepared their form, मतलब कोई भी आप ड्रिंक प्रिपेयर कर रहे हो उसकी, तो एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग नार्कोटिक सब्सटेंस विच स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो और भी चीजों को इसमें जोड़ सकती है। ठीक है सर, इसमें अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ना कि उस मिश्रण से तैयार किया गया कोई भी पेय पदार्थ। ठीक है सर, तो पेय पदार्थ होना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या है, हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्साइज एक्ट, नशे वाली चीजें जो भी है आपने, जो आप नशे की चीज में यूज कर रहे हो। देयर इज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा था कि ऐसा क्या, एनडीपीएस अगर आप पढ़ोगे तो एनडीपीएस में कुछ 3 तरह की क्वांटिटी दी हुई है, स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और मैं प्रैक्टिस में उस टाइम नया नया ही इन्वॉल्व हुआ था, ये बात है 2017-18 की। तो एक जजमेंट था उसमें, उसने क्या किया था कि उसके पास शायद 5 ग्राम चरस थी, है ना, और कमर्शियल क्वांटिटी शायद 10 ग्राम की है इसकी। उसने क्या किया, 5 ग्राम चरस को उसने केक में मिला दिया उसको। ठीक है सर, और केक जो बन गया 450 पाउंड का बन गया। तो पुलिस ने केस कर दिया उसके ऊपर। पुलिस ने केस करके बोला कि जो 450 ग्राम का, मतलब ये 1 पाउंड का जो केक है, इसको आप कमर्शियल क्वांटिटी में इंक्लूड करो। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने बोला कि आप अगर किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग एलिमेंट को किसी ऐसी चीज में मिलाते हो जिसको आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो पूरी जो क्वांटिटी है वो कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाएगी। इट्स केसेस ऑफ आप एनडीपीएस अगर या फिर बाकी केसेस देखोगे तो इसमें ये होता है कि कोई चीज अगर किसी के साथ मिक्स हो जाती है, सब्सटेंस अगर मिल जाता है, अगर उसको आप बाई सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर वो चीज उसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है।
आगे चलेंगे प्लीज। लेंस पॉपी हेड्स क्या होते हैं सर? लेंस पॉपी हेड क्या होते हैं? चिरे हुए पोस्ट डोडे। ऐसा होता है सर, जो पदार्थ है पूरा, जो आपका पेड़ है, जो आप जो पेड़ लगाते हो, जिसको हम लोग अफीम के पौधे भी कहते हैं, उसके जो डोडे होते हैं, उसके जो फल होते हैं, उस फल को चीर के उससे एक द्रव निकाल लेते हैं। अफीम के जो पेड़ है उसके जो जो फल होते हैं, अफीम का जो पौधा होता है उसका जो फल होता है उसको कहते हैं डोडा। उसके डोडे को चीर चीर के उससे जूस निकाल लेते हैं। अरे वो जो होता है ना फल, उसको कहते हैं चिरे हुए पोस्ट डोडे, लेंस पॉपी हेड्स। क्योंकि जब आप उसको ऐसे कट करोगे बीच में से, तो उसमें से एक ब्लैक ब्लैक द्रव निकलता है, जिससे आप बनाते हो चरस। ठीक है ना? वो होती है चरस, प्योर फॉर्म ऑफ चरस। तो लेंस पॉपी वाला होता है द कैप्सूल्स ऑफ ओपियम पॉपी, लिखा हुआ है, प्लांट वेदर इन द ओरिजिनल फॉर्म और कट क्रश्ड पाउडर विद जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। कोई भी, तो लोग क्या करते हैं सर, वो जो डोडा पोस्ट होता है, उस डोडा पोस्ट को चूर के, उसका पेस्ट बना के, उसका पाउडर बना के, उसको पानी में घोल के या जूस के साथ पीते हैं, या फिर चाय में भी उसको डाल देते हैं। आप देखोगे बहुत सारी जगह ऐसी होती है, चाय की मैं नाम नहीं लूंगा, जयपुर में बहुत सारी जगह ऐसी है, या फिर जोधपुर में एक दो जगह ऐसी है, जहाँ पर चाय जो है वो ऐसे कहते हैं कि वो जो चाय में है वो डोडा पोस्ट मिलाता है। डोडा पोस्ट मतलब जो अफीम के जो कटे हुए डोडे होते हैं, उनके जो फल होते हैं, जिसके चीरे लगा के जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, उसको चूरा करके उसको चाय में मिला के लोगों को, वो एक नशे की लत होती है एक तरह से। आप देखोगे बहुत सारी चाय की दुकानें होती है जिस पर लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। लोग 10-10 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर से चाय पीने आ रहे हैं उसके पास, और क्योंकि लत आपको ऐसे लग जाती है, क्योंकि डोडा उसमें डालते हैं सर। ठीक है ना सर? आगे देखिए, लीकर। लीकर की डेफिनेशन में बताया हुआ है कि सर लीकर के अंदर, लीकर की बहुत वाइड डेफिनेशन है। लीकर की जो डेफिनेशन है, जो शराब की जो परिभाषा है, वो बहुत वाइड है। आप इसमें देख लीजिए, लीकर includes spirit of wine, spirit, heritage liquor, wine, ताड़ी, पचवार, बियर और लिक्विड। और लिक्विड यहाँ पे देखिएगा, ये तो है ही सर, एंड लिखा हुआ है, मतलब उसके साथ और क्या क्या है। और लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कंटेनिंग एल्कोहल विद एनी सब्सटेंस। जैसे आजकल देखा होगा ना आपने कि लोग कॉकटेल यूज करते हैं, तो कॉकटेल भी क्या है एक तरह से, कॉकटेल भी क्या है, जिसमें भी आप लिक्विड कंसिस्ट कर रहे हो, जिसमें कंटेन हो रहा है अल्कोहल, वो सब क्या है सर, वो सब लीगर की डेफिनेशन में आ रहा है सर। ठीक है ना? वो सब लीगर की डेफिनेशन में ही इंक्लूड होगा। और स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो भविष्य में भी डिक्लेयर कर सकती है। प्रीलिम्स के लिए सवाल है कि मजिस्ट्रेट में कौन कौन होता है? मजिस्ट्रेट का मतलब होता है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को क्या बोला गया है? मजिस्ट्रेट बोला गया है। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन देख लीजिए। मैन्युफैक्चर कौन होता है सर? मैन्युफैक्चर वो व्यक्ति होता है जो कि किसी भी प्रोसेस का पार्ट हो। कभी कभी क्या होता है सर, शराब का प्रोसेस बनाना इतना पेचीदगी होता है। जैसे कोई आपको शराब कोई बना रहा है, ठीक है ना सर, कोई लीकर बना रहा है, तो वो उसमें ऐसा हो सकता है कि जो बोतल है वो एक अलग फर्म बना रही है, उसके लिए जो बाई प्रोडक्ट है, उसके साथ के जो प्रोडक्ट है, वो एक अलग फर्म है। जो लीकर का प्लांट है, जो प्लांट है, जहाँ प्लांट डाला हुआ है, वो एक अलग फर्म है। आगे प्रोविजन है सर इसमें, एक्साइज एक्ट में अपन जब मेंस के टाइम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे दिया हुआ है, जो लाइसेंसिंग और सब लाइसेंसिंग की भी प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर। तो वहां पर भी आप देखोगे कि जो बोतल अलग बना रहा है, कोई उसका जो बाई प्रोडक्ट अलग बना रहा है, प्लांट अलग बना रहा है, तो आप किसी भी प्रोसेस में, इन किसी भी प्रोसेस में अगर आप हैं, तो आपको आप मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आते हो सर। ठीक है ना सर? आप आप मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आते हो। इंक्लूड्स एवरी प्रोसेस, लिखा हुआ ना, इंक्लूड्स एवरी प्रोसेस वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल बाय एनी एक्सेसिबल आर्टिकल इज प्रोड्यूस्ड, प्रिपेयर्ड wholly or in partly, also reinstallation and every process of rectification, reduction, flavoring, blending, coloring of liquor। ये सब प्रोसेस में आप क्या हो? आप सब इन सारे प्रोसेस के अंदर आप क्या हो? मैन्युफैक्चर हो, विनिर्माण करने वाले व्यक्ति हो आप। ठीक है सर? आप सब में विनिर्माण करने वाले व्यक्ति माना जाएगा। आगे देखिए, मोलेसिस। मोलेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सर। मोलेसिस से ही शराब बनती है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में जो शराब बनती है वो मोलेसिस से ही बनाई जाती है। अब मोलेसिस क्या होता है? इट इज मींस द मदर लिक्विड प्रोड्यूस इन द फाइनल स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। मतलब शुगर या खांडसरी जब आप बनाते हो, तो जो लास्ट प्रोसेस जो बनता है, मतलब ये क्या होता है, जो फाइनल स्टेज में जो चीज आपको मिलती है वो होता है मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है? इसको हम शीरा भी कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है, निर्वात कड़ा प्रक्रिया या फिर खुली कड़ा प्रक्रिया द्वारा गन्ने या गुड़ से शक्कर में खांडसरी शक्कर के विनिर्माण में अंतिम प्रक्रम में उत्पादित मात्र शराब अभिप्रेत है। जैसे आपने कभी देखा होगा, गन्ने से कभी आपने शक्कर बनते हुए, गुड़ बनते हुए देखा है? तो गुड़ जो बनाते हो आप, तो वो जो बड़ी कढ़ाई के अंदर होती है, वो कढ़ाई के बार बार आप क्या करते हो, ऊपर जो एक द्रव आता है ना, एक ब्लैक सा द्रव ऊपर आता है, उसको आप इकट्ठा करते देते हो।
डेट इज ऑल मोलासेस, जिसको हम शीरा कहते हैं सर, ठीक है सर। या फिर आप खांडसारी बना रहे हो, फिर शुगर बना रहे हो, उसमें जो मदर लीकर प्रोड्यूस होती है उससे से बनती है। जैसे मोलासेस का जो बेसिक फॉर्म है वो है रम। रम इज द वर्स्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलासेस। आप सबसे बेसिक, सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट जो कोई मोलासेस का बनता है वो है रम। पचवई, पचवई की डेफिनेशन आई हुई है आपके, पचवई की डेफिनेशन पूछी हुई है। पचवई क्या होता है सर? पचवई मीन्स फर्मेंटेड राइस, मिलेट और अदर ग्रेन वेदर मिक्स्ड और एनी लिक्विड, नॉट एनी लिक्विड ऑब्टेन्ड देयरफ्रॉम वेदर डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड। पचवई का मतलब क्या होता है? पहले पचवई को समझ लीजिए। पचवई के अंदर होता है खमीरी के चावल, मिलेट यानी अनाज। जैसे ऐसा होता है कि जब आप शराब बना रहे हो तो विस्की हो या स्कॉच हो, उसमें आप ग्रेन्स डालते हो। क्या डालते हो? ग्रेन्स। ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पर ग्रेन्स का मतलब ये है कि आप उसमें या तो चावल डालोगे या फिर आप मोटा अनाज, मिलेट, मिलेट मतलब या तो आप उसमें बाजरा डालोगे या फिर जौ डालोगे। बहुत से लोग कहते हैं ना बियर क्या है, बियर तो जौ का पानी है, ज्वार का पानी, ऐसे भी सुना है मैंने लोगों को कहते हुए। कुछ नहीं है सर वो तो कहने का मतलब क्या है कि आप उसमें अनाज डाल रहे हो, चाहे आप मोटा अनाज डाल रहे हो, चाहे आप खमीर के चावल डाल रहे हो, जिससे आपको एक फर्मेंटेड लिकर प्राप्त हो। ये सब क्या होती है? पचवई होती है। इसमें फर्मेंटेड राइस होती है, मिलेट होती है, या फिर कोई भी अदर ग्रेन होगा जिसको आपने मिक्स किया या फिर आपने मिक्स भी नहीं किया किसी डाइल्यूटेड या फिर अनडाइल्यूटेड चीज के साथ में, वो चीज क्या है सर? पचवई है। प्लेस का मतलब क्या होता है सर? प्लेस का मतलब इस एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत वाइड है। जैसे सपोज कीजिए किसी गाड़ी में शराब पकड़ी, किसी ट्रक के अंदर 20 पेटी शराब पकड़ाई में आई, तो उसके लिए वो भी प्लेस हो सकता है, ठीक है सर। उसके लिए किसी घर में शराब पड़ी है तो वो भी प्लेस हो सकता है। तो इसमें हाउस, बिल्डिंग, शॉप, रूम, बूथ, टेंट, वेसल, बोट, राफ्ट, ये सब क्या है सर? या फिर किसी एनक्लोजर, ये सब क्या है? प्लेस है, ठीक है सर। ये सब प्लेस में, स्थान में इन सबको माना गया है। सेल क्या होता है? विच इज ग्रामेटिकल वेरिएशन इंक्लूड एनी ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय द वे ऑफ गिफ्ट। इसमें गिफ्ट को हटा दीजिए, किसी को अगर आपने गिफ्ट दी है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब में क्या है? सेल। क्योंकि देखिए किसी को आपने शराब की बोतल गिफ्ट करी, अब उस आपके पास आप जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपसे बोला कि इसका बिल लेके आओ, तो आपने कह दिया कि यार इसका बिल नहीं, क्योंकि ये तो मुझे गिफ्ट है, किसी ने गिफ्ट की है। तो आप बिल कहाँ से प्रोड्यूस करोगे? अभी सेक्शन 9, 8, 9 में पढ़ेंगे हम लोग कि जब कोई भी चीज को किसी को कहीं पकड़ ले तो क्या चार चार चीजें आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग बात की है। स्पिरिट देख लीजिए, मीन्स एनी लिकर कंटेनिंग एल्कोहल ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन वेदर इट डिनेचर्ड और नॉट। स्पिरिट का मतलब होता है कि वो कोई भी लिकर जिसमें एल्कोहल डाला गया है और ऑब्टेन किया बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस से, ठीक है सर। स्टेट का मतलब होता है स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टील का मतलब क्या होता है? एनी पार्ट देयर ऑफ अपरेटस फॉर डिस्टिलेशन मैन्युफैक्चरिंग। ये सब इसके अंदर हम लोग स्टील को डील करते हैं। भब्ब का क्या होता है? कोई भी भाग या आसवन के लिए स्पिरिट के विनिर्माण या अन्य कोई भी, उसमें ये चीज इंक्लूड हो जाती है। ताड़ी क्या होती है सर? ताड़ी मतलब फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री, ठीक है सर। तो ताड़ का जो पेड़ होता है, ताड़ के पेड़ से जो आप बनाते हो वो तब ताड़ी के अंदर इंक्लूड हो जाता है सर। आगे देखिए, टू बोतल। बोतल का मतलब होता है कि किसी भी कास्क या फिर अदर वेसल से आप किसी को बोतल करते हो। जिससे आपने देखा होगा होता क्या चीज है सर? एक लकड़ी के फ्लास्क बने होते हैं बड़े बड़े, आप जब उसको उसमें मिला रहे हो तो वो बोतल में इंक्लूड होता है। तो जो भी आप पर्पस कर रहे हो, आप जो बोतल में उसको बोटलिंग कर रहे हो, बोटलिंग का एक अलग प्रोसेस होता है। बोटलिंग के प्रोसेस में जिसका पर्पस है सेल, तो वो सब क्या है सर? वो सब बोटलिंग के अंदर इंक्लूड होता है। तोला, तोला प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है। तोला मीन द वेट ऑफ 180 ग्राम या फिर 11.638 ग्राम। एक तोले में कितना होता है? या तो 180 ग्राम ट्रोय होता है या फिर 11.638 ग्राम होता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि राजस्थान में एक जगह से अलग अलग जगह ले जाना या फिर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना, ये ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। यहाँ से सेक्शन 4 से स्टार्ट होता है अपना काम, ठीक है सर। पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 से। आसान सा एक्ट है और कुछ नहीं है। इस एक्ट में देखिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी। आप ये बात याद रखिए, नोट्स जो है ये सिर्फ हेल्प करने के लिए, लेकिन पढ़ना डायरेक्ट ही है। अब आप ये बात करें ना सर नोट्स बनाए हुए तो नोट से पढ़ेंगे सीधा। अरे नोट से मत पढ़ना, डायरेक्ट से पढ़ना। किससे पढ़ना? डायरेक्ट से पढ़ना। नोट्स हेल्प करने के लिए है, नोट्स इसके लिए सर आपके हेल्प के लिए है। नोट्स का उद्देश्य सिर्फ आपकी हेल्प करना है। आगे देखिए, पावर टू डिक्लेयर लीकर। अब मैं इधर खोल के रखता हूँ और हैंड टू हैंड हम लोग खत्म करके इसको चलते हैं। देखिए सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 का जो मेन पर्पज है वो ये है कि भाई
स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी चीज को किसी चीज को लिकर डिक्लेयर करना है, फिर किसी चीज को लिकर डिक्लेयर नहीं करना है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट होल्ड्स द सोल पावर टू डिक्लेयर एनी सब्सटेंस एज लीकर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ठीक है ना सर, सेक्शन 4 का पावर क्या है, पावर टू डिक्लेयर लीकर। ठीक है सर, ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। दूसरा अगर क्लोज देखेंगे, क्लासिफिकेशन पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो किसी कंट्री लीकर या फिर फॉरेन लीकर को भी डिक्लेयर कर सकती है, भाई ये कंट्री मेड लीकर है, ठीक है ना, ये फॉरेन लीकर है। सेक्शन 5 देखिए, पावर टू डिक्लेयर लिमिट ऑफ रिटेल स्केल। सेक्शन 5 ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो चाहे कि अगर वो चाहे तो टेरिटोरियल स्कोप और डिस्क्रिप्शन भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे ये अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एंटायर स्टेट में कितनी लोकल एरिया हमारी लिमिट है, या फिर चाहे तो एक किसी पर्टिकुलर परचेज या फिर एक पर्टिकुलर ओकेशन के लिए भी शराब को बेची जा सकती है। जैसे मान लीजिए ये स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर ये है कि कितनी मात्रा में शराब इस एरिया में सप्लाई होगी। जैसे होली आ रही है सर, ठीक है सर, अब होली पे इन एक्साइज वालों की अच्छी कमाई होती है, होली के टाइम पर इनकी अच्छी कमाई होती है, तो ये लोग फिक्स कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ओकेशन के लिए उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकल एरिया या फिर पूरे एंटायर स्टेट में जो सेल की लिमिट्स है उसको फिक्स कर सकते हैं कि हमें इतना सेल करना है या फिर हमें इतना सेल नहीं करना। जैसे मान लीजिए ये मांग हुई सरकार से कि यार जो होली आती है, होली पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, शराब पी के लोग बहुत, तो ये लिमिट फिक्स कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो पहाड़ी एरिया है, तो इस पहाड़ी एरिया पे शराब बिकने पे रोक रहेगी होली के 3 दिन तक। में ही दे कैन फिक्स इट। और सेक्शन 5 इसको स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि ये फिक्स कर सकते हैं रिटेल सेल लिमिट फॉर द एंटायर स्टेट, या फिर किसी स्पेसिफिक, जैसे आबू एरिया में फिक्स कर दिया कि यार वो जो पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया में कोई भी शराब पी के गाड़ी गिरा देता है, तो उस स्पेसिफिक क्लास या पर्टिकुलर ओकेशन के लिए उसको फिक्स किया जा सकता है। आगे देखिए, डिक्लेयर कैसे करेंगे सर, ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करेंगे। आगे देखिए, होलसेल थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, तो इसमें ये बात बोली गई है कि सर ऐसा है कि जहां कहीं भी इसके अंदर ये वाली बात बोलेगी कि अगर आप थोड़ी सी भी घोषित मात्रा से अधिक विक्रय करते हो तो उसको विक्रय समझा जाएगा। ठीक है ना सर, मतलब कोई भी सेल अगर आपने करी एक्सेसिबल आर्टिकल की जो कि प्रिस्क्राइब रिटेल लिमिट से ज्यादा है तो उसको होलसेल माना जाएगा। ठीक है सर, सेक्शन 6 देखिए, डीम्ड पोजीशन। डीम्ड पोजीशन का मतलब क्या होता है, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। अगर आपने पढ़ा हो तो वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो कि आपके वाइफ सर्वेंट क्लर्क के होल्ड में है, देयर इज आईपीसी में डेफिनेशन हुआ करती थी, एनीथिंग व्हिच इज इन पोजीशन ऑफ वाइफ सर्वेंट क्लर्क, अगर उनके पोजीशन में है तो भी माना जाएगा कि वो चीज किसके पोजीशन में है सर, आपके पोजीशन में है। तो इसमें बोला गया कि अगर कोई एक्सेसिबल आर्टिकल किसी व्यक्ति की वाइफ, क्लर्क या फिर सर्वेंट की पोजीशन में है तो ये माना जाएगा कि वो जो चीज है वो किसकी सर, प्रिंसिपल पर्सन की है, वो उसी व्यक्ति की है, ये माना जाएगा सर, वो उसी व्यक्ति की मानी जाएगी। ठीक है ना सर, उसी व्यक्ति के कब्जे में समझी जाएगी। देयर इज वन एक्सप्लेनेशन आल्सो, स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी को आपने टेम्परेरी या फिर स्पेसिफिक ओकेशन के लिए रखा गया था तो भी ये मानेंगे कि आप उसी के अंडर काम करते हो। जैसे मान लीजिए मेरे घर में एक पार्टी है और मैं क्या करता हूँ सर, मैं क्या करता हूँ, केटरिंग सर्विस को हायर करता हूँ और केटरिंग सर्विस में से बोलता हूँ कि आपके 2 लोग जो रहेंगे ना, ये लीकर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे गेस्ट को। तो भले ही से मैंने उनको टेम्परेरी पर्पस के लिए लिया है या फिर स्पेसिफिक ओकेशन के लिए लिया है, तो भी ये माना जाएगा कि वो मेरे ही एम्प्लॉयड है। ठीक है ना सर, वो भी माना जाएगा मेरे एम्प्लॉयड है। सेक्शन 7 देखिए, सेविंग ऑफ कस्टम लॉ। ऐसा है सर कि जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस है उनके रिगार्डिंग कुछ भी प्रोविजंस यहाँ लागू नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कस्टम ऐसा कहता है कि जो लोग, जैसे मान लीजिए हरियाणा में और झुंझुनू में, ठीक है, हरियाणा और झुंझुनू कुछ एरिया टच है। अब इसमें क्या होता है कि जब भात भरने आ रहे हो आप, कस्टम से भात भरना मतलब ऐसा होता है कि बहन के बच्चों की शादी है तो मामा लोग भात भरने जाते हैं। ठीक है, बहन को कुछ उपहार देते हैं और जो बच्चे को कुछ उपहार देते हैं। अब उस टाइम पर कुछ ऐसा ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के अंदर बाकी गेस्ट के लिए भी कुछ सामान आप लेके गए हो। कस्टम ये कहता है कि कुछ शराब की बोतल भी आप लेके गए हो एज ए ट्रेडिशन। ठीक है ना, गलत मतलब मत लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कस्टम मान लीजिए कुछ इस तरह से है कि आप गिफ्ट भी लेके जाते हो और उसमें कुछ लोगों के लिए जो घर में बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ आपने शराब की बोतल भी लेके जाते हो और एक कस्टम है, तो उस कस्टम पर एक्साइज का रूल्स और रेगुलेशन लागू नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव दैट देयर इज ए कस्टम। ठीक है ना सर, आपको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अगर कस्टम है उस पर ये नहीं लागू होगा। सेक्शन 7 इसको रोकता है। चैप्टर 2 की बात करते हैं, कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट। अब कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है पहले समझिए। देखिए सर, हर एक्ट के अंदर ये जो चैप्टर है ये जरूर होता है कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट। अपन वहां भी पढ़ेंगे, आम सेक्टर में पढ़ेंगे इसे।
होता क्या है सर इस एक्ट के अंदर कि जैसे किसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है सर, इसका किसका कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण किसका रहेगा इस अधिनियम पर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नियंत्रण रहता है एक्साइज कमिश्नर का, किसका नियंत्रण है, एक्साइज कमिश्नर का है। तो देख लीजिए द कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, द अल्टीमेट एडमिशन कंट्रोल किस में होगा सर, एक्साइज कमिश्नर में होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्शन इशू कर सकती है, ठीक है सर। आगे देखिए सेक्शन 9 के अंदर आइए, सेक्शन 9 के अंदर आइए, अपॉइंटमेंट रूल मेकिंग बार्स एंड डेलीगेशन अपॉइंटमेंट हायरार्की। अब इसमें बताए हुए कि कौन कौन से अधिकारी होंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स आपको मिलेंगे, ये सब बताए हुए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी, किसके पास में पावर अपॉइंट करने की, भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है सोल पावर, कि किसी को भी अगर अपॉइंट करना है तो इसके पास में पूरी पावर है। टॉप टियर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो चाहे तो एक्साइज कमिश्नर बना सकती है या फिर एडिशनल एक्साइज कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकती है फॉर द होल स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट के पास होल एंड सोल पावर है, एक्साइज कमिश्नर तो है ही, एक्साइज कमिश्नर के पास तो पावर है ही, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल उसके पास है, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं अपॉइंटमेंट हो रही है वो सब स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। सबऑर्डिनेट ऑफिसर हायरार्की का क्या होता है सर, ठीक है सर, सबसे ऊपर है एक्साइज कमिश्नर, उसके बाद का कौन आएगा, जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, फिर आता है डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, फिर आता है असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर और अदर एक्साइज ऑफिसर। इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे सबसे ऊपर कौन है, एक्साइज कमिश्नर, जो इन्होंने इसका नाम नहीं लिखा है, एक्साइज कमिश्नर, ठीक है सर। सबसे ऊपर कौन है, एक्साइज कमिश्नर, सबसे ऊपर कौन आ रहा है अपना, एक्साइज कमिश्नर आ रहा है, ठीक है ना सर। उसके बाद जॉइंट डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट और असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर। आगे चले, इनके क्या फंक्शंस है, इनके फंक्शंस वो हैं सर जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बताए वैसे ही सर इनके काम है, वैसे इनके काम है। आगे देखिए, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर किसी को भी, मतलब एक्साइज कमिश्नर को अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है, कोई एक्सेप्शन ही बना सकती है या फिर कोई उसकी शक्ति पे कोई रोक भी कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक एक्साइज कमिश्नर की पावर किसी दूसरे सबऑर्डिनेट, उससे जो छोटा ऑफिसर है उसको भी दे सकती है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी दे सकती है। सेक्शन 9A में आई है अपील्स एंड रिवीजन, अपील्स एंड रिवीजन। देखिए किसी भी एक्साइज ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, सीधी एक्साइज कमिश्नर को जाएगी, ठीक है सर। किसी भी आबकारी अधिकारी ने कोई भी आदेश दिया है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, आबकारी आयोग के पास जाएगी। आगे देखिए, अपील अगेंस्ट एक्साइज कमिश्नर ओरिजिनल डिग्री, जब कभी भी एक्साइज कमिश्नर ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, डिवीजन बेंच में जाएगी ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड, ठीक है सर। राजस्थान टैक्स बोर्ड का जो डिवीजन बेंच है उसमें इसकी जाएगी, ठीक है सर। आगे देखिए, जब कभी भी आपको अपील करनी है तो आपको 75% पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। यू हैव टू डिपॉजिट 75% ऑफ पेमेंट, 75% पेमेंट आपको डिपॉजिट करना होगा और 25% जो पेमेंट है, 25% जो पेमेंट है वो आपको 25% जो पेमेंट है वो आपको बाकी दिन में देना होगा, ठीक है सर। स्ट्रिक्ट प्रोविजन है विद 60 डेज, 60 दिन में सर, 60 दिन में आपको इसकी अपील करनी होगी अगर आपको कोई भी अगर अपील करनी है इसके अंदर। आगे देखिए, जो डिसीजन एक्साइज कमिश्नर का या फिर डीबी का, आप उसमें चाहो तो अपील भी कर सकते हो, जो टैक्स बोर्ड की अपील है वो फाइनल है। इसके बाद आप कहाँ जाओगे सर, हाई कोर्ट में जाओगे इसकी अपील लेके। डिवीजन बेंच जो है वो उसको पावर है रिवाइज करने की, अगर वो चाहे तो रेफरेंस और रिव्यू भी इसमें डाल सकते हैं। रिवीजन के लिए आपके पास में 30 दिन है, आप 30 दिन में इसकी अपील कर सकते हो। वन लाइन में हमने इस चीज को यहाँ पर मेंशन कर दिया है सर, ठीक है। आगे चलिए, 9B बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड। देखिए ऐसी बात है, जब कभी भी एक्साइज की कोर्ट को पावर है तो फिर वहां पे सिविल कोर्ट को कोई पावर नहीं होगी, तो लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट का कोई जुडिक्शन नहीं है, मतलब सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा जहाँ कहीं भी एक्साइज की बात है, और लीगल प्रोसीडिंग टू सेट असाइड और मॉडिफाई एनी ओरिजिनल ऑर्डर पास बाय ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, एनी ऑर्डर पास अंडर और रेफर टू इन अपीलेट रिविजन फ्रेमवर्क, मतलब आपको कोई पावर नहीं है, आपको इंटरफेयर नहीं कर सकते इन दैट रिगार्ड। सेक्शन 10 देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर और कन्फरिंग पावर। सेक्शन 10 देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, अधिकारियों की नियुक्ति और शक्ति और प्रदान की सुविधा। देखिए सर, जितनी भी ऑफिसर्स को नियुक्त करना है, अपॉइंट करना है या फिर उनको कोई भी पावर कन्फर्म करनी है, वो सिर्फ कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है, और ये क्या क्या काम करेंगे सर, कोई भी एक्ट करना है, सर्च करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो कि चैप्टर 8 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है सर। सारी पावर इनके पास है। एक्स पार्टी डिपार्टमेंटल एक्स असाइनमेंट भी हो सकते हैं कि अगर किसी चाहे तो किसी व्यक्ति को आउटसाइड एक्साइज डिपार्टमेंट भी कोई काम करने के लिए बोला जा सकता है सर, या फिर किसी प्राइवेट पर्सन को भी आप कह सकते हो कि आप ये काम करो। 10A चेक पोस्ट और मूवमेंट ऑफ गुड्स। चेक पोस्ट कैसी होगी और मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे होंगे, एक बार इसके देख लीजिए सर। ऐसा है कि जो भी पर्पज ऑफ चेक पोस्ट, देखिए ऐसा है कि आपको
इविजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, कोई एक्साइज ड्यूटी में चोरी ना करे, इसलिए आप क्या करोगे सर, एक्साइज ड्यूटी मतलब ऐसा है कि आबकारी शुल्क में कोई आपको वंचन ना कर दे, इसके लिए आप क्या करोगे, एक चेक पोस्ट अपॉइंट करोगे सर, ठीक है ना, एक चेक पोस्ट लेके आओगे। आगे देखिए, अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश न्यू चेक पोस्ट, एक्साइज कमिश्नर क्या कर सकता है, नए चेक पोस्ट भी बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर चेक पोस्ट होते हैं, तो एक्साइज वालों को भी चेक पोस्ट हो सकते हैं, ये चेक पोस्ट में स्पेसिफिक हो सकता है। डेजिग्नेटेड इंचार्ज जो होता है वो कौन होता है सर, एक्साइज इंस्पेक्टर जो होगा वो उसका डेजिग्नेटेड इंचार्ज रहेगा, वो इंचार्ज को माना गया है सेक्शन 10A1 के अंदर। अगर आप उस प्रोविजंस पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा सर, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेगी, अडोप्टिंग जो भी बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी आपको तालमेल बना के काम करना होगा सर, ठीक है। आगे देखिए, द कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट चेकलिस्ट फॉर कैरियर्स, इसके अंदर जो थर्ड क्लोज है उसको देखिए कि क्या क्या चीजें कंप्लायंसेस आपको करनी पड़ेगी। 4 चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए परमिट, एक होना चाहिए पास, एक होना चाहिए बिल और एक होना चाहिए बिल्टी। ये 4 चीजें होनी चाहिए। जब कभी भी कोई व्हीकल निकल रहा है तो उसको रोक के अगर उसके पास कोई एक्सेप्टेबल आर्टिकल मिलता है तो आप इसके पास एक तो परमिट मिलना चाहिए, एक पास उसके पास होना चाहिए, बिल होना चाहिए और एक बिल्टी उसके पास होनी चाहिए। अभी जो सब चीजें है ना सर, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है सर, इसमें हर चीज लिखी हुई है। ये जो एक्ट है आप इसमें पढ़ेंगे, एक्साइज एक्ट है ये, इसमें हर चीज लिखी हुई है। इफ यू लुक एट सेक्शन 10, 4 चीज होनी चाहिए, कैरी विद इन परमिट पास बिल बिल्टी, ठीक है। उस और क्या क्या काम है सर इसका, और क्या क्या ड्यूटी रहेगी इसकी, जब कभी भी क्या क्या ऑब्लिगेशन है सर इसको, जब भी उसको रोका जाए तो रुके, प्रोड्यूस करे वो 4 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और फिजिकली इंस्पेक्ट करने दे, ठीक है ना सर। गाड़ी की कोई छानबीन करनी तो अलाउ किया जाए उसको। लीगल एक्सपेंशन ऑफ व्हीकल और कैरियर एक्सप्लेनेशन, द टर्म्स इंक्लूड मींस ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें क्या होता है, जो व्हीकल और कैरियर में जो डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई एनिमल गाड़ी भी है, कोई अगर घोड़ा गाड़ी भी है तो उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना सर। अगर कोई कोई पशु द्वारा कोई परिवहन का साधन है तो उसको भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है सर। चैप्टर 3, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है आयात निर्यात और परिवहन, इसको एक बार समझ लेते हैं। छोटा सा है सर, कुछ नहीं है, 5 सेक्शन ही है इसमें, एक दो बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा सर, कुछ नहीं है। सेक्शन 11 बोलता है प्री रिक्विजिट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो सर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए 3 कंडीशंस हैं, मतलब ट्राई पार्टी कंडीशन है फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए, ठीक है सर। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए परमिशन, आपको अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो आपके पास एक परमिशन होनी चाहिए, जर्मन परमिशन जो होनी चाहिए वो आपको ग्रांट होती है स्टेट गवर्नमेंट से। दूसरी बात है कंडीशन, कोई स्पेसिफिक कंडीशन भी अगर चाहे तो भी आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है 11B में, 11A और 11B में अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन भी आपके ऊपर इम्पोज कर सकती है। एक होती है फाइनेंशियल कंप्लायंसेस, कभी कभी क्या करती है गवर्नमेंट आपसे कोई बॉन्ड भरने के लिए भी कह सकती है कि इतना बॉन्ड आप भरिए, इसमें 11C के अंदर ये प्रोविजन भी दिया हुआ है। अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड कर दी है तो आपसे बोलेगे कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड को भी भरिए, ये भी आपको, ये भी इसमें भी आपको बोला जा सकता है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड आप भरिए, ठीक है सर। सेक्शन 12 में आइए, प्री रिक्विजिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखिए आपको कोई भी चीज, ये तो है सर इंपोर्ट के लिए, ठीक है ना, डेट इज फॉर इंपोर्ट। सेक्शन 11 है वो इंपोर्ट से डील करता है, सेक्शन 12 जो है वो एक्सपोर्ट से डील करता है। अब एक्सपोर्ट मतलब मुझे बाहर भेजना है सर सामान, क्या क्या होना चाहिए, अगर कोई भी चीज मेरे को एक्सपोर्ट करनी है तो पहले तो मैं उसके ऊपर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करूंगा सेक्शन 28 के अंदर, जो 12A के अंदर दिया हुआ है। अगर आप 12A के अंदर देखोगे तो 28 में जो बॉन्ड है, कोई भी अगर कंडीशन है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई कंडीशन भी पुट कर सकती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है सर। सेक्शन 13 में आइए, पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। देखिए स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो कंप्लीटली प्रोहिबिट कर सकती है किसी भी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। जब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर सकती है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक है ना सर, हम पर्टिकुलर एक्सेसिबल आर्टिकल का रोक रहे हैं। प्रोहिबिशन क्या है सर, ये स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी एंटायर स्टेट में भी रोक सकता है या फिर किसी लोकल एरिया में रोक सकता है। जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ये जो एरिया है हाड़ूती, हाड़ूती वाला एरिया है, इसमें हम शराब नहीं भेजेंगे, इसमें शराब नहीं भेजेंगे क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, या फिर हम कोई मेवाड़ के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है इसमें शराब नहीं भेजेंगे, या फिर दे हैव डिसाइडेड कि हम चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में शराब नहीं भेजेंगे क्योंकि एमपी वहां से पास पड़ता है। तो दे कैन प्रोहिबिट ऑल्सो इन दैट रिगार्ड। मैंडेटरी मोड क्या होता है सर इसका, सच ए प्रोहिबिशन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन बाय फॉर्मल इन्विटेशन ऑफ, आप ऑफिशियल गेजेट में देना होगा सर, ठीक है। मोड क्या होगा सर इसका, आपको ऑफिशियल गेजेट में इसको बताना पड़ेगा, यू हैव टू गिवन इन द ऑफिशियल गेजेट। पास का रिक्वायरमेंट क्या होता है सर, ये समझ लीजिए, सेक्शन 14
बात करता है पास के रिक्वायरमेंट की। ये बोलता है कि देखिए जब कभी भी आपको कोई भी सामान लेके जाना है कहीं पे भी, ठीक है सर, तो आपको एक पास दिया जाएगा और जो पास होगा उसमें जो लिमिट है वो आपको एक्सीड नहीं करनी है सर, ठीक है सर। एक स्टेट्यूटरी पास आपको दिया जाएगा और वो लिमिट आपको एक्सीड नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफाई जनरल क्वांटिटी थ्रेशोल्ड एंटायर स्टेट एंड वेरिंग थ्रेशोल्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट भी ये डिसाइड कर सकती है कि क्या थ्रेशोल्ड रहेगा उस एरिया का, ठीक है सर। ट्रांजिट और पास थ्रू उसके क्या क्या एक्सेप्शन है, जैसे मान लीजिए जिसको सवाल हो तो प्लीज पूछिए एक बार, ये एक होने वाला है खत्म। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। प्लीज कोई सवाल हो तो पूछिए। इसके एक्सेप्शंस क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी है जहां पर कोई पास की जरूरत नहीं है, पास की जरूरत नहीं है। जैसे आप राजस्थान में लेके जा रहे हो, आप जयपुर से जैसलमेर लेके जा रहे हो, बाड़मेर लेके जा रहे हो, उसके लिए कोई पास की आवश्यकता नहीं है। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पास, देर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ पास। यहाँ पे भी जो है वो सिर्फ थ्रू राजस्थान के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है तो पास की जरूरत नहीं है। या फिर अगर एक वैलिड ट्रांजिट पास इशू कर रखा है तो उसमें भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है सर। 15 में आइए, इशुएंस एंड नेचर ऑफ पास। अब इसमें नेचर ऑफ पासेस बता रखे हैं कि कौन कौन से नेचर ऑफ पासेस होते हैं, ठीक है सर। पहला बता रखा है ग्रांटिंग अथॉरिटी। अब जो पास जो ग्रांट करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए वो कौन करेगा सर, एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर को पावर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए पास इशू करने की। अगर ये चाहे तो किसी एक्साइज ऑफिसर को, एक्साइज कमिश्नर चाहे तो किसी एक्साइज ऑफिसर को भी पावर ग्रांट की जा सकती है, ठीक है सर। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर सकती है। जैसे जनरल पासेस होते हैं वो होते हैं डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए देंगे, या फिर स्पेसिफिक काइंड ऑफ आर्टिकल्स को पास करने के लिए देंगे। स्पेसिफिक पासेस होते हैं जो कि स्पेसिफिक ओकेशंस के लिए होते हैं, जैसे होली आ रही तो होली के लिए आपने दे दिया, या फिर पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए आपने पास दे दिया। अलग अलग पास होते हैं, एक होता है जनरल पास, एक होता है स्पेसिफिक पास, ठीक है ना सर। क्योंकि 15(2) में अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, हिंदी में भी बनाए हुए हैं, हिंदी में भी आपको भी भिजवा दूंगा, ठीक है। इसको एक बार फाइनलाइज करके एक बार हम भिजवा देंगे, क्योंकि देखिए ये जो नोट्स होते हैं ये नोट्स फाइनलाइज करने होते हैं, और इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक होती है तो उसको फिर इंश्योर भी हमें, ये ड्यूटी होती है हम लोगों की कि इसको ठीक करके दें। अब देखिए जो भी आर्टिकल ड्रग है वो किसी स्पेसिफिक ओकेशन के लिए भी हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए भी हो सकता है, ये डेफिनेट पीरियड के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना सर। इसके नोट्स मैं आपको भिजवा दूंगा। 30 तारीख को, 30 जून को टेस्ट है आपका जे पॉक्सो एक्साइज। अभी प्रीलिम्स के लिए इतना ही आ रहा है तो प्रीलिम्स के लिए हमें उतना ही पढ़ना है सर। अभी प्रीलिम्स के लिए उतना ही पढ़िए, 3 सब्जेक्ट का टेस्ट है। फिर हम 29 से वी वुड स्टार्ट विद आईपीसी या बीएनएस, ठीक है सर। 7 क्लास लगेगी उसमें, 5 से 7 क्लास लगेगी आईपीसी बीएनएस में, उसको भी खत्म कर देंगे। कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, ठीक है। 29 को मिलते हैं।